हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गुप्तोत्तर काल और वर्धन वंश से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। ठीक है, आगे चलें, व्याख्या देखते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है, जो कि शिव का उपासक और उनका परम भक्त था। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन और उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश ने भारत के उत्तरी भाग में 3री से 7वीं शताब्दी में शासन किया था। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य और सूची 2 में क्या है? राजधानी। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर में थी। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज में थी। वाकाटक वंश की राजधानी पुरिका में थी और मैत्रक वंश की राजधानी बल्लभी में थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजवंश हैं और ये उनके संस्थापक हैं। ठीक है, तो वर्धन वंश के अभी हमने पढ़ा, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। ठीक है, 4 हो जाएगा। मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा को माना जाता है। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। 4, 2, 3 और मैत्रक वंश के संस्थापक को किसको माना जाता है? तो भट्टार्क को माना जाता है। 4, 2, 3, 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी। आगे चलें। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? यानी कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, और इन्होंने इसकी राजधानी वैजयंती या वनवासी को बनाई थी। ठीक है, आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। कदम्ब दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। मानते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार कदम्ब राज्य का संस्थापक मयूर शर्मन नाम का एक ब्राह्मण था, जो विद्या अध्ययन के लिए कांची में रहता था और किसी पल्लव राज्याधिकारी द्वारा अपमानित होकर, जिसने 4ठी सदी ईस्वी के मध्य लगभग 345 ईस्वी में प्रतिशोध स्वरूप कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। इस राज्य की राजधानी वैजयंती अथवा वनवासी थी। 6ठी शताब्दी के आरंभिक दशाब्दों में रविवर्मन राजा हुआ, जिसने अपनी राजधानी वनवासी से हटाकर पालाशिका अथवा हालसी बेलगाम जिले में बनाई थी। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। आगे चलें। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, यह हर्षचरित यह हर्षवर्धन की जीवनी है। क्या है? हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित तथा कादंबरी। ठीक है, हर्षचरितम और कादंबरी ये दोनों किसने लिखी है? तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था।
ठीक है। और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा था? तो कादम्बरी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया था। कौन आया था? वेनसांग। व्याख्या देख लेते हैं। वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था। यह भारत में कितने वर्षों तक था? तो यह 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तात्कालिक भारत का विवरण दिया है। तो वेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा और वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? तो सीयूकी। आगे चलें। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। व्याख्या देख लेते हैं। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था। कुरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख है। ठीक है। इसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को परियाल, सूरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पूर्ण रूपेण पराजित किया तथा उसकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित कर दिया। बाद में नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, आगे चलें। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो यह हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? अभी हमने पढ़ा बाणभट्ट यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी यह ऐहोल अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में। व्याख्या देख लेते हैं। ऐहोल जिला बीजापुर, मैसूर, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। इसे ऐहोल और आईहोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था। ठीक है, ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन है? तो जैन कवि रवि कीर्ति। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का भी वर्णन है। ठीक है, आगे चलें। प्रतापशील, हूण, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किसकी थी? तो प्रतापशील, हूण, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज यह किसकी उपाधियां थी? तो यह प्रभाकर वर्धन की थी। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हूण, हरिण, केसरी कहा गया है। हूणों ने लगभग 604 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। प्रभाकर वर्धन ने उनका दमन करने के लिए अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। उन्होंने हूणों को परास्त किया था। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन कौन था? तो ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पिता थे। आगे चलें। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो यह थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहां? कन्नौज में। आगे चलें, व्याख्या। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन की दो राजधानियां थी। उनकी पहली राजधानी थानेश्वर में थी, जो अभी कुरुक्षेत्र के पास है, एक छोटे से कस्बे के रूप में। यहां पर उनका शिलालेख मिलता है। और दूसरी राजधानी कन्नौज में थी, जो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में थी। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे।
आगे चलें। सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है? तो सकलोत्तरा पथनाथ यह हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन हरियाणा के थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था। यह सन 606 से 647 ईस्वी तक शासक रहा, यानी 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासक रहा। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसी के शासन काल में ही चीनी यात्री वेनसांग भारत आया। हर्ष ने सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। 630 ईस्वी से 633 ईस्वी के मध्य बल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। इसी बीच हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की असफलता का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति से संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था, इसलिए इसे अभिलेखों में सकलोत्तरा पथनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा है। हर्ष ने परमभट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्तरायेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, आगे चलें। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। आगे, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। हर्षवर्धन या हर्ष यह 606 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया। राज्यवर्धन के बाद लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्ष के विषय में हमें बाणभट्ट के हर्षचरित से व्यापक जानकारी मिलती है। हर्ष ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। आगे चलें। बंगाल का कौन शासक हर्ष का समकालीन था? तो यह शशांक था। कौन था? शशांक। आगे चलें। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था, जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। वह हर्ष का समकालीन था। वह बंगाल का पहला महान राजा था। उसने गौड़ राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी कर्णसुवर्ण थी। कौन सी थी? कर्णसुवर्ण। आगे चलें। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने? तो यह नर्मदा नदी के तट पर। कहां? नर्मदा नदी के किनारे। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। उसका 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से युद्ध हुआ। कब हुआ था? 618 ईस्वी में। हर्ष कन्नौज से अपनी सेना लेकर आया और इस युद्ध में पराजित हो गया। इस युद्ध में उसके हाथियों का काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, आगे चलें। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। कौन सा? कन्नौज। आगे चलें। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी है। किसने? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। कहां? प्रयाग में। आगे चलें। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की भी स्तुति करता था। ऐसा माना जाता है कि हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों एवं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया। तो हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को क्या कहा गया? मोक्ष परिषद। ठीक है, आगे चलें। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह थानेश्वर यह हरियाणा में है। कहां? हरियाणा में।
हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह किसके साथ हुआ था इनका विवाह? तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। किसके साथ? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ इनका विवाह हुआ था। आगे चलें। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो यह गौड़ नरेश शशांक ने की थी। किसने? गौड़ नरेश शशांक ने। आगे चलें। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। यह किसके उपलक्ष्य में की थी? तो यह अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कब? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे चलें। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया था? तो यह हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के तट पर। कहां? गंगा नदी के तट पर। आगे चलें। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सूती वस्त्रों के, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौन सा था? मथुरा। आगे देखते हैं। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तत्कालिक समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, जबकि वाराणसी यह रेशम के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह रेशम के लिए। आगे चलें। कवि बाण भट्ट कहां का निवासी था? तो कवि बाण भट्ट यह थानेश्वर का निवासी था। कहां का? थानेश्वर का। बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। वह थानेश्वर का निवासी था। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम हर्षचरित है। राज्यवर्धन के पश्चात लगभग 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाम के नाटकों की रचना की। यानी हर्षवर्धन ने किसकी किसकी रचना की थी? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। इनके दरबार में बाण, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आगे चलें। नागानंद का रचनाकार कौन था? अभी हमने पढ़ा हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महाधार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहां पे हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो ये कहां पे किया था इन्होंने? तो ये कन्नौज और प्रयाग में। कहां? कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? अभी हमने पीछे पढ़ा। इसके नाटकों के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक यह प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, आगे चलें। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण सीयूकी की रचना है। किसकी? सीयूकी की रचना। वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? सीयूकी। आगे चलें। हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहां का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में पराजित किया था और यह वातापी या वादामी का शासक था। ठीक है, आगे चलें। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो यानी अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो यह बल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय के साथ। किसके साथ? बल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था हर्षवर्धन ने। आगे चलें। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो 641 में किसका शासन था?
हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन ने ही भेजा था। आगे चलें। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद पहुंचा था? तो यह कौन था? तो वान वेन से था। कौन था? वान वेन से। ठीक है, आगे चलें। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये वेनसांग को कहा जाता है। किसको? वेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से वेनसांग को जाना जाता है। ठीक है, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, किसको कहा जाता है? तो वेनसांग को। आगे, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल से रहा? तो वेनसांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक था। आगे चलें। वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महान यान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था? तो यह कन्नौज में कराया था। कहाँ? कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अग्रगामन को रोका था, तो यह किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आगे, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप किसने दिया था? तो हर्षवर्धन ने दिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 यह रचना है और सूची 2 क्या है? रचनाकार। देखिए, हर्षचरित और कादंबरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। ठीक है, 4 हो गया आपका। नीति शतक, 1 मिनट, श्रृंगार शतक और भक्ति शक्ति यह किसकी रचना है? तो यह भर्तहरि की। किसकी? भर्तहरि। सूर्य शतक के रचनाकार मयूर की है। मयूर हैं। सूर्य शतक के रचनाकार मयूर हैं। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद यह हर्षवर्धन की कृति है। ठीक है, तो 4, 2, 3, 1 क्या हो जाएगा आंसर? ए। ठीक है, 4, 2, 3, 1। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन नहीं था? तो ये कालिदास नहीं थे। आगे चलें। कथन क्या है? हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित है? 48 में क्या कह रहा है? कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अवंती क्या होता था? हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। सिंहनाद यह महासेनापति होता था। कुंतल यह सेनापति अश्वसेना का सेनापति होता था। तो तीनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट के अनुसार अवंती युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। भंडी क्या होता था? प्रधान सचिव। अवंती क्या होता था? युद्ध एवं शांति का मंत्री। सिंहनाद क्या होता था? महासेनापति। कुंतल क्या होता था? अश्वसेना का अधिकारी होता था। स्कंदगुप्त क्या होता था? यह हस्ती सेना का प्रमुख होता था। आगे चलें। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। यह किसने कहा था? तो यह वेनसांग कहा था। किसने? वेनसांग ने। आगे चलें।
अग्रहार का अर्थ क्या था? तो अग्रहार का अर्थ होता था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ठीक है, ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अग्रहार, अग्रहार किसको किसको कहा जाता था? तो राजा की ओर से ब्राह्मण को योगक्षेम के लिए किया जाने वाला किया हुआ भूमि का दान, ये भी होता था। वह गांव या भूमि जो किसी ब्राह्मण को माफी दी जाए, ये भी होता था। ब्राह्मण को देने के लिए कृषि की पैदावार से निकाला या अलग किया हुआ अन्न, इसको भी अग्रहार कहा जाता है। आगे चलें। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? तो यह खेत की सिंचाई के लिए होता था। किसके लिए? खेत की सिंचाई के लिए। आगे चलें। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ है? तो एरी पत्ती का अर्थ दक्षिण भारत के संदर्भ में यह जलाशय भूमि होती थी। क्या होती थी? एरी पत्ती किसको कहा जाता था? तो जलाशय की भूमि को। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से लेकर 1/10 थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। लास्ट, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। लास्ट क्वेश्चन, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयूकी नामक यात्रा विवरण यह वेनसांग से जुड़ा है। किससे? वेनसांग से। सीयूकी किसकी रचना है? तो वेनसांग की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।